बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 2 जो है इसकी ट्रांसलेशंस और सिनोनिम पार्ट 2 पर है। तशरीह और अल्फाज मानी हिस्सा 2। पिछला पार्ट आपने पार्ट 1 जो है चैप्टर 2 का वो आपने देख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो है ये है। तो आइए हम इसको रीड आउट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। यहाँ वो बात कर रहे हैं, इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ड एंड लार्ज एडिशंस मेड। वो कहता है कि इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, बाद के जो दौर आए या बाद के जो अदवार आए उनमें से एक दौर था इन द रेन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज, जो कि जॉर्ज अव्वल का दौरे हुकूमत था। रेन फर्स्ट जॉर्ज अव्वल का दौरे हुकूमत था। दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ट, कि जो मेन स्ट्रक्चर था उसको रीबिल्ट किया गया, दोबारा बनाया गया। मेन स्ट्रक्चर कहते हैं मरकजी इमारत, यानी जो उसकी मेन बिल्डिंग थी। मेन स्ट्रक्चर मतलब मेन बिल्डिंग, मरकजी इमारत, उसको दोबारा तामीर किया गया। एंड लार्ज एडिशंस मेड, और कई बड़े इजाफे किए गए, मतलब साथ कई और भी इमारतें वगैरह बनाई गई। लेटर, बाद में, आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स एंड अंटिल मिड विक्टोरियन डेज द स्कूल डिक्लाइंड अगेन बोथ इन द नंबर्स एंड इन रिप्यूट। और बाद में क्या हुआ कि यानी जॉर्ज वन के दौर के अंदर जो था उसमें तो बिल्डिंग जो थी, उसका जो मेन बिल्डिंग थी उसको भी रीबिल्ड किया गया, एडिशंस किए गए। लेकिन जैसे ही नेपोलियनिक वॉर्स हुई और उनके बाद एंड अनटिल द मिड विक्टोरियन डेज, और मलका बरतानिया थी जो ये विक्टोरिया है, मलका विक्टोरिया, तो इसको कहते हैं कि उनके अहद हुकूमत या दौरे हुकूमत के वस्त तक द स्कूल डिक्लाइंड अगेन, स्कूल दोबारा जवाल पजीर हो गया। बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, नंबर्स में भी और शोहरत में भी, नंबर्स और शोहरत में दोबारा ये नीचे चला गया। अच्छा, यहाँ पे देखो कि इसमें ना कुछ चंद एक चीज़ें जो मैं मजीद अब कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। पहला तो है जो फर्स्ट जॉर्ज है, इसका भी आपको अहद हुकूमत जो दौर है वो पता होना चाहिए। तो ये 1714 के अंदर, यानी 1714 के अंदर ये हुकूमत में आया और 1721 के अंदर इसकी डेथ हो गई। ये इसका दौरे हुकूमत है। तो इसके अंदर वो कह रहा है, यानी इस दौर के अंदर आप इससे समझ सकते हो कि 1714 से लेकर 1721 के इस दौर के दरमियान जो है वो कहता है कि इसकी जो मेन बिल्डिंग थी उसको रीबिल्ड किया गया, लार्ज एडिशंस किए गए, और बाद में फिर नेपोलियनिक वॉर्स हुई। अब ये नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में पूरी एक हिस्ट्री है, तारीख है, इसके बारे में आपको प्रॉबेबली हो सकता है पता हो। तो ये इनफैक्ट जो है वो एक फ्रेंच वॉरियर्स आप कह लें या फ्रेंच एम्परर कह लें, शहनशाह था नेपोलियन बोनापार्ट। आपने नाम सुना होगा इसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। तारीख से अगर जो लोग वाकिफ़ हैं उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसको नेपोलियन वन भी कहा जाता है। ये जो नेपोलियन है ये पैदा हुआ था 1769 के अंदर, यानी 1769 के अंदर ये पैदा हुआ, और 1804 के अंदर ये एम्परर ऑफ फ्रांस, ये उसका शहनशाह बना। और इसने फिर यूरोप पर बेतहाशा हमले किए, और उन हमलों के अंदर ये था कि इसने पूरा यूरोप का नक्शा ही चेंज करके रख दिया था। और 1804 के अंदर ये एम्परर बन गया, और उसके बाद फिर इसने बहुत सारी जंगें और भी की, पूरी तारीख है। लेकिन 1815 के अंदर इसकी आखिरी एक कंपेन थी जिसको वाटरलू के नाम से जाना जाता है। सो वाटरलू कंपेन, ये एक गांव था, उसके अंदर ये कंपेन अपनी कर रहा था, लेकिन वहीं पर जो है इसको शिकस्त हुई और इसको कैदी बना लिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को। और 1815 के अंदर जो है इसको जब कैदी बनाया गया तो उसके बाद फिर ये कैद में रहा, और 1821 के अंदर जाकर इसकी डेथ हो गई। यानी 1769 के अंदर ये पैदा हुआ, और 1804 के अंदर 1804 के अंदर एम्परर बना, और 1815 के अंदर जो है ये इम्प्रिजन कर लिया गया, यानी कैदी बना लिया गया, और 1821 के अंदर इसकी डेथ हो गई। तो इस ड्यूरेशंस को आप देख सकते हो, यानी तकरीबन आप इसको समझ लें कि 19वीं सदी, इस 19वीं सदी के अंदर जो है इसकी वो बात कर रहा है, नेपोलियनिक वॉर्स की। तो ये वो जंगें थी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो थी वो जंग वगैरह जो थी इसको छेड़ा, और पूरा यूरोप का नक्शा तक इसने बदल के रख दिया। तो ये था हिस्ट्री मेकिंग मैन एक तरह से। और फिर वो कहते हैं इनके बाद अनटिल द मिड विक्टोरियन डेज, कि जब तक मलकाए विक्टोरिया थी उसका जो
दौर था। डेज का मतलब यहाँ पर होगा यानी दिन, या यहाँ पर यानी कि हुकूमत। उसके वस्त तक अब जो मलका विक्टोरिया है, ये इसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप मुतालिया पाकिस्तान के अंदर भी आप पढ़ते हैं कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया मलका विक्टोरिया जो है इनको कहा जाता है। तो इसमें 1837 से लेकर 1901 तक इनका दौर हुकूमत है। ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इंग्लैंड के अंदर जो है वो अभी तक समझा जाता है कि मलका विक्टोरिया जो थी इन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की, यानी आप समझ लीजिए 1837 से लेकर 1901 तक। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो जो सिस्टम है वहाँ पे मोनार्क्स का है, यानी नस्ल दर नस्ल वो जो सिस्टम उनका है जो भी, तो उसमें एक पूरा एक वो पैटर्न चलता है। तो 1837 से लेकर 1901 तक इन्होंने हुकूमत की मलका विक्टोरिया ने, और 1870 का बनेगा कोई ड्यूरेशन जिसको हम कहेंगे कि ये मिड विक्टोरियन डेज हैं। तो यानी आप समझ लीजिए 19वीं सदी, इन शॉर्ट हम समझ लें कि 19वीं सदी के अंदर दोबारा से जो था ये स्कूल जो था ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। नंबर्स में भी यानी इसकी तादाद भी कम होगी, और इसका जो रेप्यूट था, जो इसकी नाम बना हुआ था, वो नाम भी ख़राब होना शुरू हो गया। यानी काम भी ख़राब हुआ और नाम भी ख़राब हुआ। तो उसके बाद वो कहता है कि वेदरबी हु केम इन 1840, 1840 में वेदरबी जो प्रिंसिपल था जिसने ब्रूकफील्ड के अंदर चिप्स का इंटरव्यू किया था, तो वो कहता है कि वो 1840 में आया। रीस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवट, किसी हद तक उसने इसकी किस्मत को या इसकी जो साख थी उसको उसने रीस्टोर री एस्टेब्लिश किया, किसी हद तक उसने इसकी जो साख थी उसको बेहतर किया। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, लेकिन इसके बाद की जो तारीख है, नेवर रेज्ड इट टू द फ्रंट रैंक स्टेटस, लेकिन इसकी बाद की तारीख ने इसको कभी भी पहले वाला दर्जा नहीं दिया। फ्रंट रैंक स्टेटस यानी एक एक्सेलेंट स्टेटस, ये एक अच्छा रैंक, अच्छा दर्जा, कभी भी इसको बुलंद मर्तबे पर कभी भी ना ला सके। ये जो कोशिश करनी थी वो वेदरबी नहीं करनी थी, उसने किया, लेकिन बाद के जो प्रिंसिपल्स आए वो उसको वो दर्जा ना दे सके। और इसके अंदर आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके में ये भी पता चलेगा कि उसके अंदर जो थी वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होती है, तो उससे जो वर्ल्ड वॉर 1 था तो उसके अंदर फिर आगे इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली जंग के दौरान तो ऑब्वियसली हर चीज़ होती है, तो वो फिर प्रॉब्लम्स रहीं, वो आने वाले चैप्टर्स में हम वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। कहते हैं इट वॉज नेवरदलेस अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक। इट वॉज, अगर हम नेवरदलेस को हम निकाल दें तो हम इसको पढ़ेंगे इट वॉज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक, कि ये एक अच्छा स्कूल था दूसरे दर्जे का। अब नेवरदलेस का क्या मतलब है? नेवरदलेस का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, या ताहम ताहम या चाहे कुछ भी हो जाए, ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। कि ये फर्स्ट रैंक में तो नहीं आता था, लेकिन सेकंड रैंक का ये एक अच्छा स्कूल था। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, कई इसके जो मशहूर ख़ानदान थे, नोटेबल फैमिलीज थे, मोजिज़ ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान जो थे वहाँ के, सपोर्टेड इट, उन्होंने इसकी मुआवनत की, यानी इसकी मदद की, माली लिहाज से की होगी या जिस लिहाज से भी, तो उन्होंने इसकी मुआवनत की, मदद की। इट सप्लाइड का मतलब है किसने, यानी स्कूल ने पहुंचाए, सप्लाई किए, सप्लाइड द फेयर सैंपल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, यानी जो स्कूल था उसने कई बेहतरीन नमूने जो थे तारीख बनाने वाले लोग इसने दिए अपने दौर के, ऑफ एज अपने दौर के, यानी इसने अपने दौर के तारीख लिखने वाले कई बेहतरीन नमूने पेश किए, यानी कई अच्छे लोग इसने जो है वो प्रोड्यूस किए स्कूल ने, जिनके आगे वो लिस्ट बताता है, जिसमें वो कहता है जजेस यानी जज साहबान थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के मेंबरान थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इसके अंदर। कॉलोनियल यानी कॉलोनी, जैसे निशात कॉलोनी लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ना, तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो उसके मैनेजर्स थे, नाजिम थे, जो उसके संभालने वाले थे, वो इसने पैदा किए। अब ये जो कॉलोनी थी ना, ये अब अंग्रेज़ जो थे इन्होंने अपना एक वो पूरा एक लंबा इलाके पर इनका कब्जा होता था, तो दूर दराज हज़ारों किलोमीटर के ऊपर इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई होती थी जहाँ पे ये स्टे करते थे। तो अब वहाँ का भी उस कॉलोनी को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता था, तो वो होता था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो यानी वो कहता है कि इसने जज पैदा किए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के मेंबरान, जैसे हमारे यहाँ MPs होते हैं, तो वो इसने पैदा किए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी वो जो कॉलोनियल यानी नौ आबादियाती निज़ाम के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो नाज़मीन थे, वो पैदा किए। आ फ्यू पीयर्स, और इसने कुछ बड़े नवाब, पीयर्स कहते हैं नवाब को, कुछ बड़े नवाब भी इसने पैदा किए। एंड बिशप कहते हैं यानी एक बड़ा पादरी, यानी पादरी एक आप यूँ समझ लीजिए कि आगे हम लफ्ज़ पढ़ेंगे उसमें एक
पार्सन का भी लफ्ज़ है, तो पार्सन वो भी पादरी होता है, लेकिन वो छोटे लेवल पे होता है, एक देही इलाके का होता है। ये एक बड़े इलाके का जो मरकजी पादरी होता है, जो मेन पादरी होता है बड़ा, उसे बिशप कहते हैं। तो यानी इसने क्या किया कि कई बड़े नवाब और कई बड़े पादरी इसने पैदा किए। मोस्टली हाउ एवर इट टर्न आउट मर्चेंट्स, लेकिन ज़्यादातर इसने जो है वो ताजिर, मैन्युफैक्चरर्स मीन्स के जो उसको तैयार कर रहे थे, बनाने वाले यानी सनतकार, एंड द प्रोफेशनल मैन, और कई पेशावर आदमी इसने भी पैदा किए विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ द कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है थोड़े, अ फ्यू, बहुत थोड़े से, लेकिन अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ फ्यू का मतलब चंद एक, हम कह सकते हैं चंद एक, ऑफ कंट्री स्क्वायर्स। कंट्री मतलब देही इलाकों के नवाब, स्क्वायर्स भी नवाब होता है, जो पियर होता है वो भी नवाब होता है, लेकिन ये बड़ा नवाब है और ये देही इलाके का नवाब है यानी छोटा नवाब। एंड पार्सन्स, और छोटे पादरी यानी देही इलाकों के पादरी, वो भी पैदा किए। तो यानी इसने बड़े पादरी भी पैदा किए, छोटे पादरी भी पैदा किए, बड़े नवाब भी पैदा किए, छोटे नवाब भी पैदा किए, ताजिर भी पैदा किए, और जो सनतकार थे वो भी पैदा किए, यानी जो एक जगह से माल लेकर दूसरी जगह बेच रहे थे ताजिर, वो भी पैदा किए, और जो बना के बेच रहे थे वो भी पैदा किए। तो समय लगी। और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर वो भी इसने पैदा किए, और साथ पार्लियामेंट के मेंबरान, जजेस। तो ये आपने नाम याद रखना है, क्योंकि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है कि किस तरह के लोग जो थे ब्रूकफील्ड ने सप्लाई किए थे। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो क्वेश्चन को लिखना, उसका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ तक लगी होगी समझ। अब वो कहता है इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल, सॉर्ट कहते हैं तरह, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्कूल, ये इस तरह का एक स्कूल था, विच व्हेन मेंशन्ड, जिसको अगर जिक्र किया जाता, वुड सम टाइम, बाज दफा, मेक स्नबिश पीपल कन्फेस। तो जो स्नबिश लोग होते थे, स्नबिश का मतलब होता है जो स्नॉब करते हैं, स्नॉब कहते हैं असल में ऐसा बंदा जो दिखावा करता है अपनी दौलत का और अपने कनेक्शंस बताता फिरता है कि मेरा फलां के साथ भी रब्ता है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मैंने एक फ़ोटो क्लिक की हुई है, प्रेसिडेंट के साथ मैं खाना खाया हुआ है, वो उसको मैं जानता हूँ, फलां को जानता हूँ, मेरे ये कनेक्शन, मेरे वो कनेक्शन, मेरे इसके साथ रिश्ते, मेरे उसके साथ रिश्ते, मेरा चाचा ये, मेरा मामा वो, मेरा फूफा ये, मेरी फूफी, ये सारा इस तरह के जो लोग होते हैं इन्हें कहते हैं स्नबिश पीपल। तो वो कहता है कि समटाइम्स स्नबिश पीपल कन्फेस, कि जो स्नबिश लोग होते थे वो भी कन्फेस करते थे। कन्फेस का मतलब है वो इस चीज़ को मानते थे, इकरार कर लेते थे, दैट दे रादर थॉट, कि उन्हें लगता है, दे रादर थॉट के मतलब वो जो सोचते हैं उन्हें लगता है, दे रादर थॉट के मतलब उन्हें लगता है, दे हैड हर्ड ऑफ इट, कि उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुन रखा है। यानी ये इतना आम भी नहीं था, सेकेंड रैंक का था, लेकिन स्नबिश लोगों को भी इस स्कूल का कहीं ना कहीं पता था कि ये भी कोई स्कूल है। बात समझ आ रही है? यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहता है कि स्कूल तो ये सेकंड रैंकिंग का था, लेकिन ये था कि स्नबिश जो लोग थे, जो अपने आप को बड़े अमीर कबीर किस्म के लोग समझते थे, उनको भी इसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ खबर थी। तो यहां तक लगी होगी समझ। अब लास्ट कुछ लाइंस हैं, बट इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, लेकिन कहता है कि अगर इस तरह का ये स्कूल ना होता, इट वुड probably not have taken chips, यानी ये जो सेकंड रैंक स्कूल था, अगर ये सेकंड रैंक स्कूल ना होता तो ये चिप्स को कभी भी ना लेता। या चिप्स जो था, वो जो उसने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था, तो वो भी एक एवरेज किस्म का बंदा था, मतलब उसके पास भी कोई खास डिग्री जो थी वो नहीं थी। तो वो कहता है कि चिप्स को ये कभी भी ना लेता, फॉर चिप्स इन एनी सोशल एंड एकेडमिक सेंस वॉज जस्ट एज रेस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रूकफील्ड इटसेल्फ। क्योंकि चिप्स किसी भी मुआशरती और तालीमी लिहाज से, एकेडमिक सेंस यानी मुआशरती लिहाज से देखा जाए या तालीमी लिहाज से देखा जाए, वॉज जस्ट एज रेस्पेक्टेबल, वो उतना ही काबिले इज्जत था या रेस्पेक्टेबल था, देन ब्रूकफील्ड इटसेल्फ, जितना कि ब्रूकफील्ड खुद था। बट नो मोर ब्रिलियंट, लेकिन कोई ज्यादा शानदार नहीं था, कोई एक्सेलेंट नहीं था, कोई एफिशिएंट नहीं था। समझ लगी? तो यानी कि ये थी सिमिलैरिटी बिटवीन द ब्रूकफील्ड एंड द चिप्स। उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? द बोथ वर सोशली एंड द एकेडमिकली ऑन द सेकेंड रैंक। तो दोनों के दोनों जो थे वर इक्वली रेस्पेक्टेबल एंड बट नॉट सो ब्रिलियंट लाइक हैरो स्कूल एंड अदर स्कूल ऑफ दैट एरियाज। तो ये है उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी, यानी सेकंड रैंक का स्कूल तो सेकंड रैंक के ही मिस्टर चिप्स। तो ये है जी यहाँ तक। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वगैरह वो हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स इसमें अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर आपको ये आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसके सिनोनिम्स ही हैं। डिक्लाइन मीन डिविंडल, डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब होना या डिके करना, किसी चीज़ का गायब होना।
खत्म होना, किसी चीज का डेप्रिशिएट करना। ड्रॉप, फेड अवे का मतलब होता है किसी चीज का धुंधला होता जाना, हल्का होता जाना। वैनिंग का मतलब होता है डूबना, जवाल पजीर होना। फ्रंट रैंक, फर्स्ट क्लास, सुप्रीम, एक्सेलेंट, अच्छा मर्तबा व मकाम। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही आप लफ्ज़ पढ़ो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस आ जाना चाहिए। फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट रैंक स्कूल, यू नो, तो वो वेदर बी की बात कर रहा है, तो अब फ़ौरन से माइंड में आ जाना चाहिए, हाँ यार ये वाला वर्ड फलां जगह पे हमने यूज़ किया और ये इसका मीनिंग है, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है। नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, येट, अलबत्ता, ताहम, चाहे कुछ भी हो। अब ये आपको वर्ड आ गया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेकंड रैंक का तो ये एक अच्छा स्कूल था। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है अ फ्यू नॉट मैनी, यानी थोड़े से। स्नबिश, एरोगेंट, सुपीरियर, प्राउड, कंसीटेड, ये इसके मीनिंग आएंगे। मुतकब्बर, खुद पसंद। तो उसके अलावा है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ का मान लेना, इकरार कर लेना, तस्लीम करना। एडमिट, एक्नॉलेज या ऑन अप, यानी उसको अपने ऊपर ले लेना, जो हुआ उसे अपने ऊपर ले लेना, इसे हम कहते हैं कन्फेस। तो ये है जी वर्ड कन्फेस, स्नबिश। और तरीकाकार जैसे कि मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया कि उर्दू से इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश से उर्दू में जाइए, और इस तरीके से इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक क्लियर होगी। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको फिर आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको बेल आइकन को आप प्रेस किया करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस तभी आपको मिलेगा जब भी कोई वीडियो जाएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशंस आता रहेगा। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।